हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की बिज़नेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि आज से कई सालों पहले जब पॉपुलेशन कम थी और मार्केट में वस्तुओं की डिमांड भी बहुत कम थी, तो एक छोटी सी दुकान से या छोटी छोटी दुकानों से जो वस्तुएं बेची जाती थी वो सफ़िशेंट होती थी। ठीक है, लोगों की इतनी डिमांड नहीं थी, लोग इतने चूज़ी भी नहीं थे, इतने डिमांडिंग नहीं थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, लोगों ने गाँव से शहरों में जाना शुरू किया, उनके रहन सहन का स्तर चेंज हुआ, तो वैसे वैसे वस्तुओं की जो नीड है, डिमांड है, वो भी चेंज हुई। ठीक है, जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली हमारा जो व्यावसायिक संगठनों का जो स्वरूप था, जो हमारा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म थी, उसमें भी बदलाव आए। अब सिर्फ एक छोटा दुकानदार सभी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे ज़रूरत पड़ी कि हम 2 लोग मिलके बिज़नेस करें, या फिर 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिज़नेस करें, या फिर कोई एक अकेला इंसान प्राइवेटली ही निजी तौर पे लोगों को इकट्ठा करके बिज़नेस करे, या फिर एक प्राइवेट निजी क्षेत्र का इंसान और एक गवर्नमेंट मिलकर बिज़नेस करे। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रारूप जो है वो हमारे सामने आए, क्योंकि हमारा रहन सहन स्तर, लोगों की डिमांड, उनकी नीड्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती गई डे बाय डे। तो बेसिकली इसमें मीनिंग हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, ये जो व्यावसायिक संगठनों का प्रारूप है, इसका संबंध किससे? इसका संबंध है ओनरशिप से, स्वामित्व से। ठीक है, स्वामित्व से कैसा संबंध है? क्योंकि स्वामी कौन होता है? जो उसका मालिक होगा, जो उस बिज़नेस का मालिक होगा, उसको हम स्वामी बोल रहे हैं। तो जो हमने अभी बात की, तो स्वामित्व का क्या मतलब है यहाँ पर कि कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक व्यक्ति चला रहा है, जो उसका स्वामी है। ठीक है, कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा मिलकर मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी पार्टनरशिप होती है एक फॉर्म, ठीक है, जिसमें कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर बिज़नेस चलाते हैं। कुछ बिज़नेस फॉर्म ऐसी है जिसमें कि एक कंपनी की स्थापना की जाती है और फिर वो उस कंपनी के द्वारा बिज़नेस को चलाया जाता है। ठीक है, कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में किए जाते हैं, निजी लोगों के द्वारा। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं करती है। और कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो कि सोली गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल उनके ऊपर होता है, गवर्नमेंट ही उन्हें चलाती है। और कुछ बिज़नेस ऐसे हैं, वो हैं आपके जॉइंट सेक्टर के, जिसको हम मिश्रित क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पर निजी क्षेत्र के लोग और जो आपका पब्लिक सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उस क्षेत्र के लोग मिलकर बिज़नेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मालूम चल गया कि ये जो फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका संबंध स्वामित्व से है। अलग अलग प्रकार की व्यावसायिक संगठन हैं, उनमें अलग अलग प्रकार का स्वामित्व है। और यहाँ पर ओनरशिप यानी कि स्वामित्व से क्या अभिप्राय है? उस स्वामी का अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि जो स्वामी होगा उसकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या उनके अधिकार होंगे और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। क्योंकि देखिए, जैसे ही ओनरशिप चेंज होगी, जैसे ही बिज़नेस की फॉर्म चेंज होगी, वैसे ही ओनरशिप भी चेंज हो जाएगी। और ओनरशिप के चेंज होते ही उस पर्टिकुलर बिज़नेस के स्वामी का अधिकार और उसका उत्तरदायित्व भी चेंज हो जाता है। तो देखिए, अब फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप में हमारे पास 3 प्रकार की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र, नंबर 2 पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, और नंबर 3 जॉइंट सेक्टर यानी कि मिश्र क्षेत्र। अब तीनों में थोड़ा सा अंतर है, वो हम समझ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का मतलब है इस क्षेत्र में जो भी निजी व्यक्ति हैं, जो हम प्राइवेट लोग हैं, ठीक है ना, हम ही इस क्षेत्र में बिज़नेस करते हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा ही हम ही इसके मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, हम ही इन्हें मैनेज करते हैं और हम ही इन्हें कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, अब बारी आती है पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र, नीचे मैंने लिखा है गवर्नमेंट।
है ना। देखिए ध्यान से, मैंने गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट ही इस पब्लिक सेक्टर के बिजनेस की ओनर होती है, मालिक होती है, वही उसे मैनेज करती है और वही उसे कंट्रोल भी करती है। ठीक है, जहाँ तक बात आपकी जॉइंट सेक्टर की है, मिश्रित क्षेत्र की, इसका नाम है जॉइंट। जॉइंट मतलब कि इसमें जो बिज़नेस करने वाले हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर बिज़नेस करते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र के व्यक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट पर्सन है वो दोनों मिलकर बिज़नेस करते हैं, वो दोनों इसे चलाते हैं, वो दोनों ही मिलकर इसे मैनेज और कंट्रोल करते हैं। है आपके पास 3 प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक है प्राइवेट सेक्टर निजी, एक पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक और एक है आपका जॉइंट सेक्टर यानी कि मिश्रित क्षेत्र। अब देखिए आगे फर्दर कितने प्रकार की इसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए प्राइवेट सेक्टर के नीचे लिखा है नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड, सेम पब्लिक सेक्टर के नीचे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है उसको रजिस्टर करवाना, ठीक है। तो नॉन मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, यानी कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप उनका व्यवसाय करना शुरू कर सकते हैं। एंड इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है कि इनके लिए कोई ना कोई एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, और जब तक ये पर्टिकुलर कॉरपोरेशन कंपनीज़ या जो भी कंपनीज़ हैं जब तक ये उस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होंगी तब तक आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, उसमें आप जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की निजी क्षेत्र की नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि ये सारी जो मैंने 4 लिखी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, यानी कि संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवार, ठीक है, व्यवसाय, फिर आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, और लास्ट में आपका जॉइंट वेंचर यानी कि संयुक्त साहस। ये ऐसे 4 प्रकार के बिजनेस फॉर्म्स हैं निजी क्षेत्र के। इसमें प्राइवेट लोग जो हैं वो ये बिज़नेस कर रहे हैं, और ऐसे हैं ऐसे बिज़नेस के फॉर्म्स हैं जिन्हें किसी भी एक्ट में रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और जो ऐसे आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं या कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज़ हैं, इनके लिए देखिए मैंने एक्ट लिखा हुआ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए लिखा है कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले 1956 था, ठीक है, कंपनी अधिनियम, उसके अंतर्गत इसे रजिस्टर करवाना ज़रूरी था। सिमिलर वे कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज़ के लिए एक्ट है 1912, और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एस्टैब्लिश की जाती हैं उन्हें पहले इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब देखिए धीरे धीरे हम समझ लेते हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, क्योंकि आगे जो है ब्रीफली इनके लिए अलग अलग चैप्टर्स आपके सिलेबस में, वहाँ आपको इनके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, यानी कि एकल स्वामित्व। सोल मतलब एकल, प्रोप्राइटरशिप यानी कि स्वामित्व, यानी कि ऐसा व्यवसाय का स्ट्रक्चर, ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर जिसमें कि सिर्फ एक व्यक्ति का उसमें स्वामित्व होता है, यानी कि ओनर सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, राइट, और वही उसका मालिक होगा, वही उसको मैनेज करेगा, वही उसे कंट्रोल भी करेगा। आपके आसपास जो दुकानें आपको नज़र आती हैं वो क्या फॉर्म है, वो उसी की फॉर्म है एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है, फिर आपका आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब देखिए जॉइंट मतलब कि संयुक्त, जहाँ पे परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसे में परिवार का जो हर सदस्य है वो उस बिजनेस का पार्टनर कहलाता है। ठीक है, और जो भी परिवार का जो हेड होगा, जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, दादा के बाद उनका जो बड़ा बेटा होगा, है ना, और उसके बाद जो भी बड़ा होगा घर में, वो उस बिज़नेस का कर्ता कहलाता है, और वही उस बिज़नेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि टाटा ग्रुप है, ठीक है, या फिर अंबानी इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, गोदरेज है, टीवीएस है। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ के बिजनेस हैं, जहाँ पर परिवार में ही बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है, परिवार के सदस्य ही उस बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप जो है साझेदारी, यानी कि साझेदार यानी कि पार्टनर बन के व्यवसाय करना। इसमें क्या है, 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, प्राइवेट जो भी हैं, मैं आप कोई भी मिलकर जो है व्यवसाय करने का उद्देश्य रखते हैं, और प्रॉफिट बांटने का हम इसमें उद्देश्य रखते हैं।
ठीक है। और देखिए इसके लिए एक एक्ट बना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना ज़रूर है, ठीक है। और उसके अंदर जो गाइडलाइंस दी हैं वो एप्लीकेबल भी होती है, लेकिन जब इस पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जाता है, इसमें बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपनी पार्टनरशिप को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है। आप बिना रजिस्टर करवाए भी किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप ओरली भी हो सकती है, मैंने आपको बोला चलो पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिटर्न में करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल लें तो जैसे एप्पल, आपको पता है आईफोन में सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड नेम है। ऐसे ही आपका मास्टर कार्ड है जो कि लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ली और अपना एक ऐप स्टार्ट किया, एप्पल पे ऐप, ठीक है। और इस ऐप के ज़रिए वो अपने कस्टमर्स को, लोगों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि वो लोग फ़ोन में अपना डाटा स्टोर करें अपने अकाउंट का और वहाँ से फिर वो अपनी पेमेंट्स करें, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का एग्जांपल है। और जैसे मारुति सुजुकी है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जिसमें कि बिल गेट्स और पॉल एलन ने जो है वो आपस में पार्टनरशिप करके माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पार्टनरशिप के, ठीक है। लास्ट है आपका जॉइंट वेंचर, जॉइंट यानी कि मिलकर, वेंचर यानी कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि किसी भी खास काम को पूरा करने के लिए जब कोई इंडिविजुअल, अब देखिए इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अकेले भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति या कोई कंपनी भी मिलकर, कोई उनका खास उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए वो मिल जाते हैं कि जैसे चलो मिलके बिजनेस करते हैं। एक के पास कैपिटल है, ठीक है, एक के पास नॉलेज है, दोनों कैपिटल नॉलेज को मिलाकर कोई अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका देखिए कॉमन डिज़ायर होना दोनों के अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल है गूगल और नासा का। गूगल आपको पता ही है, ठीक है ना, जो गूगल है उसमें ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और नासा क्या है, नासा भी आपको पता ही है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी अमेरिकन गवर्नमेंट की ही है और एयर और स्पेस से रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके लिए काम करती है। तो गूगल और नासा दोनों का कॉमन डिज़ायर क्या था कि वो जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उनको अर्थ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर एक नया वेंचर स्टार्ट किया, इसका नाम है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ में क्या होता है, गूगल अर्थ में गूगल जो है वो नासा से अर्थ की इमेजेस लेता है और अपनी जो टेक्नोलॉजी है, गूगल टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करके लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, राइट। और देखिए जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि जब वो उद्देश्य ख़त्म हो गया, मान लीजिए कि स्पेशल पर्पस के लिए दो लोग मिले थे और स्टार्ट किया बिजनेस, जब पर्पस सॉल्व हो गया तो वेंचर ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अब इंडियन एग्जांपल लें तो टाटा जो है वो इंडियन कंपनी है और सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो फॉरेन कंपनी, उन दोनों ने मिलकर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट एयरलाइन जिसका नाम है विस्टारा, ठीक है, वो स्टार्ट किया। ऐसे अगर इंश्योरेंस फील्ड में देखें तो पीएनबी मेट लाइफ है ना, उसमें पीएनबी इंडियन कंपनी और मेट लाइफ जो है वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड के जो प्रकार है ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकॉर्पोरेटेड की तरफ। अब देखिए इनकॉर्पोरेटेड सबसे पहला है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपको मैंने पहले बताया है व्हाट इज़ इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि ये वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं जिन्हें किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है और बिना रजिस्टर करवाए इनमें बिजनेस स्टार्ट किया नहीं जा सकता। तो पहला इसका है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए इसके नीचे मैंने लिखा है कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 था, अभी 2013 है ये, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर कौन होंगे, मल्टीपल शेयर होल्डर्स, बहुत सारे लोग जो इसमें पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोगों की ओनरशिप होती है, जिसके पास जितने पैसों के शेयर होंगे उतनी ही उसके अंदर उसकी ओनरशिप कहलाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपकी इंडियन ऑयल है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड दे ऑल आर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। तो जब भी इन्हें स्थापित किया गया तो इन्हें कंपनीज एक्ट पहले 1956 था और अब 2013 है जिसमें इसे रजिस्टर करवाया जाता है और उसके बाद इसमें जो है बिजनेस किया जाता है। सेकेंड है आपकी कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, इसके लिए भी एक्ट है 1912, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, इसमें जो है
ये मिलकर काम करने वाला एक बिज़नेस का स्ट्रक्चर है और ये उन लोगों का बिज़नेस है जिनका उद्देश्य एक होता है, ठीक है। अब कॉमन उद्देश्य के साथ जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी ये क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसे कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमूल। अमूल आपको पता ही है, घी, बटर, है ना, पनीर, मिल्क, ये सब प्रोवाइड करता है। तो अमूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब अमूल स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि गुजरात में जो मिल्क ट्रेडर्स थे, दूध वाले थे, उनको ये लगा था कि जो मर्चेंट्स हैं, जो दुकानदार हैं, है ना, वो उनसे कम रेट पे ले जाते हैं दूध वगैरह और ज़्यादा रेट पे लोगों को देते हैं, ठीक है। तो इनका मेन मकसद था कि लोगों को एक बेस्ट क्वालिटी, प्योरिटी और रीज़नेबल रेट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो गुजरात के लोगों ने एक ये नई कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की, सब इंडिया की लार्जेस्ट डेयरी कॉरपोरेशन है, ठीक है, और वर्ल्ड की हम इसको 9th लार्जेस्ट कॉरपोरेशन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के जो आपके प्रकार हैं बिजनेस फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम शुरू करते हैं आपका पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक मतलब कि जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, मैक्सिमम मैनेजमेंट, मैक्सिमम कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है, इसके अंदर भी है नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। अब नॉन कौन सी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स इसमें क्रिएट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसी न किसी मिनिस्टर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और वो मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और फंडिंग कहाँ से मिलती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें फंडिंग मिलती है। जैसे कि इंडियन रेलवेज़ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है, पीयूष गोयल इनके मिनिस्टर हैं। सिमिलर वे आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो सर्विसेज हैं पोस्ट ऑफिस की, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं। वैसे ही ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। वैसे ही आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, जिन्हें हम विभागीय उपक्रम भी कहते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और कोई ना कोई गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो इन्हें कंट्रोल करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि इनके लिए एक्ट है ना, एक ही एक्ट है, वही कंपनीज एक्ट। बेसिकली ये गवर्नमेंट की कंपनीज कह लीजिए आप इन्हें, ठीक है। ये प्राइवेट ओनर्स की कंपनीज और ये गवर्नमेंट की कंपनीज, ठीक है। एक्ट वही है, 1956 था, अब 2013 है, ठीक है। तो पहले इसमें आती है पब्लिक कॉरपोरेशंस, राइट। अब देखिए पब्लिक लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली किसके लिए है, ये लोगों के लिए ओपन है ये, ठीक है। और इसका मकसद क्या, देखिए पब्लिक को सर्विसेज देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित। अब यहाँ सरकार कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और कोई लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पर हो सकती है। और लगातार चलने वाला व्यवसाय स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सार्वजनिक निगम भी हम इसको बोलते हैं। सार्वजनिक मतलब कि सभी के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा सभी के लिए, और निगम मतलब कि लगातार चलने वाला व्यवसाय, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कॉरपोरेशंस हैं, ये जो निगम हैं, इसे क्रिएट कौन करता है, ये किसी न किसी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है या फिर जो स्टेट असेंबली है वो कोई एक्ट पास करती है और उस एक्ट के अंडर जो है इन कॉरपोरेशंस को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, तो बेसिकली इसके जो शेयर्स हैं, इसके जो हिस्सेदारी है, ओनरशिप है, वो लोगों के लिए ओपन की जाती है, शेयर मार्केट में से लिस्टेड किया जाता है और लोग जो हैं इनके शेयर्स खरीद सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल्स हैं, LIC है ना, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया गया, 1956 में इस्टेब्लिश की गई। ऐसे ही आपकी ONGC है, RBI है, UTI है, इंडियन एयरलाइंस है,
SBI है ना, तो गवर्नमेंट ही इसे कंट्रोल करती है। लेकिन कैसे कंट्रोल करती है? चाहे जो शेयर्स हैं वो लोगों के पास जा सकते हैं, अब लोगों के पास भी हो सकते हैं और कुछ और जो दूसरी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनके पास भी इसकी हिस्सेदारी हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इसे कैसे कंट्रोल कर सकती है? गवर्नमेंट जो है अपने डायरेक्टर्स, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? वहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उस कंपनी के, ठीक है। तो पब्लिक कॉरपोरेशंस में, सार्वजनिक निगम में गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने डायरेक्टर्स को वहाँ पर अपॉइंट करती है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। लास्ट है आपका गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? जहाँ ऐसी कंपनीज़ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तो स्थापित होती हैं, लेकिन उसमें जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, वो गवर्नमेंट का होता है। कितना? कम से कम 51%, ठीक है। 100 में से, ठीक है, 51% का जो मालिकाना हक है वो गवर्नमेंट के पास। वो कैसे आता है? गवर्नमेंट उतने 51% तक के जो है वो शेयर्स उस कंपनी के खरीद लेती है। तो अब ऐसी कंपनीज जो होती है या तो वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं या फिर वो पार्शियली, यानी कि 51% कम से कम और 51% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग भी गवर्नमेंट के पास इसकी हो सकती है, ठीक है। और ये जो कंपनीज़ होती हैं, अब देखिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट की 51% हुई इसमें ओनरशिप, तो बाकी 49% किसकी हुई? किसी न किसी प्राइवेट की होगी, है ना। तो ऐसे में ये जो कंपनीज़ है, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स भी होते हैं और प्राइवेट के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की ओनरशिप ज़्यादा है, 51% या उससे ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स किसके होंगे? इसमें गवर्नमेंट के होंगे और वही इसे मैक्सिमम कंट्रोल करते हैं। रही बात फंडिंग की, अब क्योंकि दोनों की इसमें ओनरशिप है, प्राइवेट की भी और गवर्नमेंट की भी है इसमें, तो ऐसे में जो फंडिंग है वो दोनों के द्वारा ही इसमें की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा भी और जो भी इसका प्राइवेट इन्वेस्टर होगा उसके द्वारा भी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सेल, SAIL है ना, स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड है, फिर कोल इंडिया लिमिटेड है, फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ठीक है। ये ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जिसमें कि 51% कम से कम शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों ही गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो ओपन है पब्लिक के लिए, पब्लिक इसके ओनर बन सकती है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड डायरेक्टर्स है उनके थ्रू। और गवर्नमेंट कंपनी क्या है? इसमें कम से कम 51% की शेयर होल्डिंग, ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की ही होती है।